वोटिंग तो आज की खत्म हो गई है और इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 58 सीटें पहले, 55 सीटें आज और इसी के साथ 113 सीटें। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, 113 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ही ये जो फेज है ये बहुत महत्वपूर्ण फेज इसीलिए है कि 2 फेज के बाद जो आगे का पैटर्न है वो भी तय होगा। इसी पर चर्चा करेंगे और जो मुद्दे इस दौरान बीच में सामने आए हैं उन मुद्दों का, भले ही वो हिजाब का मुद्दा हो, नकाब का मुद्दा हो, ये मुद्दे कितना असर डालने वाले हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मनोज गेरोला जी भी जुड़ गए हैं, एडिटर इन चीफ है। सर बहुत स्वागत है आपका। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, सहारनपुर पर लगातार आज सुबह से नजर बनाए हुए हैं। निशांत रामपुर से जुड़ गए हैं, अनुराग दीक्षित मेरे सहयोगी संभल में मौजूद हैं, अभिषेक पांडे इस वक्त गोवा में मौजूद है। बंपर वोटिंग हुई है गोवा में, 5 बजे तक 75% वोटिंग गोवा में हो चुकी थी। अभिषेक आपके पास भी आएंगे, इस बंपर वोटिंग का मतलब क्या है ये भी जानेंगे। और मोहित राज दुबे लालकुआं से हमारे साथ बने हुए हैं, उस लालकुआं से जहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज गेरोला जी मैं आपके पास आऊंगी। सर कुल मिलाकर के 113 सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो जा रही है, तो अभी तक जो हमने पहला चरण देखा और ये दूसरा चरण, क्या सेंस निकल कर सामने आ रहा है? चुनौतियां किसके लिए कितनी बड़ी? देखिए ऐसा है कि जो सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ में बेसिकली बीजेपी का स्टेक उतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो 55 सीटें हैं जहाँ की 37% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर हम 2019 की बात करें लोकसभा इलेक्शन की, तो ये वो 55 सीटें हैं जहां की बीजेपी ने मेजॉरिटी सीट लूज़ करी थी, मतलब मोर देन 50% सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। और इस इलेक्शन में ये समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वो है, सीट्स हैं ये। तो मेरे ख्याल से आने वाला जो वोटिंग पैटर्न होगा इस वाले वोटिंग पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। लेकिन सर 37% मुस्लिम वोट बैंक का आपने जिक्र किया, उसके साथ 17% दलित वोट बैंक भी है जो बहुत डिसाइसिव फैक्टर है इस फेज के लिए स्पेशली। हाँ जी, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें तो पिछली बारी जो 37% यहाँ का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका इम्पैक्ट ये था कि बीजेपी का पूरे के पूरे यूपी में जो स्ट्राइक रेट था वो 81% से ऊपर था, जबकि इन 55 सीटों में उनका 69% के करीब था। तो इससे ये चीज़ दिखती है कि ये बीजेपी का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। अगर हम दलित वोटर की बात करें तो ये वो जगह है जो कि बीएसपी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जब हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में गए तो हमें फीडबैक यही मिला कि बीएसपी का जो कोर वोटर है वो आज की डेट में भी बहन जी के साथ है, बीएसपी के साथ है, वो बहुत ही डेडिकेटेड है, वो बहुत ही उत्साही वोटर है। तो वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हम देखें कि बीएसपी जब बनी थी तो ये जो क्षेत्र है जो ये बिजनौर सहारनपुर इस एरिया में इनिशियल स्टेजेस में बीएसपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। वो मायावती जी लोकसभा का इलेक्शन अपना पहला जो इलेक्शन है वो बिजनौर से जीती थी और उसके बाद वो सहारनपुर की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा के इलेक्शन जीती थी। तो मेरे ख्याल से बीएसपी यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आपने सहारनपुर का जिक्र किया तो अभी सहारनपुर ही चलते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर लगातार सुबह से वहां से बने हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या रिपोर्ट्स है? 7 विधानसभा की सीटें सहारनपुर में और हम इमरान मसूद का भी लगातार जिक्र कर रहे थे, बहुत ख्वाहिशों के साथ वो समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन जिनके खिलाफ उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। अभी तक की क्या रिपोर्ट आपको कहती है और कितना वोटिंग टर्नआउट हुआ 5 बजे तक? देखिए 5 बजे तक इस पूरे इलाके में, इस वक्त जहां खड़ा हूं ये देवबंद का इलाका है, जहां से इस बार मुझे लगता है सारे बयानों की जो पूरे चुनाव का जो बयान है जिन्होंने पूरी दिशा बदलने की बात की तो वो इसी देवबंद से है। इस पूरे इलाके में अगर हम सहारनपुर की ऐसी जनरल बात करते हैं तो 67% तक वोटिंग हो चुका है, पोलिंग हो चुका था 5 बजे तक। इसको 73 को क्रॉस करना है, लगता है इस तरह का कि 70 से ऊपर जाएगा, 73 के करीब जाएगा, जो कि पिछली बार भी इतना बड़ा हुआ था। अगर हम लोग बात करें इमरान मसूद ने, शायद मुझे लगता है कि सिर्फ इमरान मसूद की बात नहीं है, इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और ये चुनाव इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उसका फेस इधर पूरा बदल जाएगा। सिर्फ इमरान मसूद ही नहीं, आप यहाँ से लेकर याकूब कुरैशी तक यानी मेरठ तक की पूरी एक बेल्ट देखेंगे, फिर इस तरफ आप बढ़ेंगे तो आजम खान जैसा जो दबदबा था वो तमाम चीज़ें अलग हो जाएंगी। भले ही चुनाव का रिजल्ट
कुछ भी आए। तो लिहाजा अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें कुछ सीटों पर ऐसा है जहां आपको त्रिकोणीय मुकाबला साफ दिख रहा है, यानी जो बसपा को राइट आउट करने की कोशिश जो कर रहे थे वो यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। बसपा भी कहीं कहीं जहां है ताकत के साथ लड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उसके पास अकेली वो पार्टी है जिसका वोट बैंक पूरी तरह से साउंड उसके साथ है लगातार। पिछली बार भी वो 22% से ज्यादा थी, जबकि सीट बहुत उसके मुकाबले कम थी सपा के, लेकिन सपा से ज्यादा वोट शेयर था उसके पास 2017 के इलेक्शंस में। तो आज भी अगर आप उसकी बात करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बेस उसी का था जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ बिना पार्टी की मर्जी के। बाकी सब पार्टियों का बदलता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब इस पूरे इलाके की 7 सीटों की बात कर रहे हैं तो यहाँ बसपा का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है साफ तौर पर। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, चूंकि जिस तरह से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र अभी बता रहे थे कि 5 बजे तक 67% वोटिंग, सिर्फ मैं सहारनपुर की यहाँ जिक्र कर रही हूँ, और 6 बजे तक तो ये 70 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं खास तौर पर, वहां पर ये वोटिंग पैटर्न जो आप देख रहे हैं, जितना टर्नआउट रहा है, अभी 6 बजे तक के आंकड़े चूंकि आने बाकी हैं, जब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा और उसके नतीजे भी निकलेंगे, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका मतलब साफ ये एक तो ये है कि मुस्लिम इलाकों में तेज और ज्यादा जो मतदान है वो बीजेपी विरोधी पार्टियों के पक्ष में जाएगा। बीजेपी को इससे नुकसान होगा। बीजेपी, जैसा अभी मनोज जी भी बता रहे थे कि ये पारंपरिक रूप से ये यहाँ पर बसपा और सपा दोनों काफी मजबूत रहे हैं। पिछले चुनावों में भी हमने ये देखा, और बीजेपी यहाँ पर उतनी ताकत नहीं रही है कभी, उतनी बड़ी शक्ति जैसी वो दूसरी जगहों पर, अवध प्रांत में या दूसरे जगहों पर क्षेत्रों में रही। तो ये दोनों 113 सीटों की आपने जो बात शुरुआत जहाँ से शुरू की गई, ये दोनों चरणों का जो मतदान है ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ इस बार नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई लहर नहीं है, कोई उस तरह का बड़ा ध्रुवीकरण या बिना उस तरह की कोई बड़ी लहर नहीं दिख रही है। तो ये जहां जहां बीजेपी विरोधी वोट एकमत हो सकते होंगे, वो जहां पर सपा का उम्मीदवार मजबूत होगा शायद वहां जाएंगे मुस्लिम वोट, जहां पर बसपा का उम्मीदवार जीतने की संभावना ज्यादा दिखेगी शायद वो उधर जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बंटवारा उनमें होगा, लेकिन बहुत सोच समझ के, और वो उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं, को सोच समझ के कर रहे हैं, ये तो बहुत साफ है, इसमें से दिखता है। तो ये दोनों इसमें पहले चरण में जिस तरह की 2017 में जबरदस्त सफलता मिली थी बीजेपी को, वो भी हमने देखा था, चर्चा की थी कि इस बार शायद नहीं मिलेगी, कि किसी को ये नहीं लग रहा। और इस चरण में भी वही हवा लगभग वही चलेगी जो एक से शुरू हुई थी। आगे के चरणों की बात और कहानी अलग होगी। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। और अब मैं अपने सहयोगी के पास चलती हूँ। निशांत इस वक्त रामपुर में मौजूद हैं। निशांत, जरा बताइए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम खान जो कि अभी जेल में बंद है, उनको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। 5 विधानसभा की सीटें, क्या कहते हैं रामपुर के समीकरण, और अभी तक वोटिंग पैटर्न के हिसाब से पिछली बार के मुकाबले तुलना की जाए तो कहाँ खड़ा है? देखिए, 5 बजे तक पूरे रामपुर जिले का जो वोटिंग परसेंटेज आया है ये 60% के आसपास है। पिछली बार 63% के आसपास हुआ था, यानी कि 6 बजे तक उसी के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रामपुर सदर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे कम है पूरे रामपुर में, जहां से मोहम्मद आजम खान ही उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आकाश सक्सेना को खड़ा किया है, और सबसे बड़ी बात है कि आजम खान जेल में हैं, वो प्रचार नहीं कर पाए हैं। हालांकि अब्दुल्ला आजम लगातार भावुक अपील करके संवेदना के तहत वोट लेने की तमाम कोशिशें करते नजर आए हैं। और बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है कि पिछली बार बीजेपी यहां पर विलासपुर सीट पर जीती थी, और विलासपुर सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक देखने को मिला है। और उसके बाद स्वार विधानसभा, जहां से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। तो ये जो पोलिंग परसेंटेज है ये इशारा कर रहा है किस राजनीतिक दल ने कितनी मजबूती के साथ जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा है। सबसे इसके अलावा अगर मिलक की बात की जाए, पिछली बार बीजेपी ने ये सीट जीती थी, मिलक में भी पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। तो इन तमाम पोलिंग परसेंटेज को अगर देखा जाए तो ऐसे में सीधे सीधे चीजें समझ में आ रही हैं कि किस राजनीतिक दल पोलिंग परसेंटेज कम रहा है पिछली बार के मुकाबले। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ हैं। एनके सिंह साहब, जो पहला चरण हुआ उसमें हमने देखा 2 से 3% वोट कम पड़े,
थे। इस बार भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोग घर से निकल रहे हैं इतनी अपील के बावजूद भी। अभी रामपुर से हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज वहां पिछली बार के मुकाबले रामपुर सीट पर तो कम है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? चूंकि लहर नहीं है, जैसे कि राहुल देव सिंह सर ने भी कहा, तो अभी तक की जो वोटिंग हुई है पिछली बार की इस बार की, आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, आप सब लोगों ने एक बात मानी है कि मुस्लिम इलाकों में ज्यादा परसेंटेज रहा है। एक उदाहरण लीजिए, अब्दुल्ला की सीट पे स्वार में ज्यादा टर्नआउट रहा है, वहीं आजम खां के उसमें कम रहा है। आप इसे गौर कीजिएगा, स्वार में अब्दुल्ला है तो वहां पे थोड़ी फाइट हुई होगी, लेकिन आजम खां वाली सीट में इन एब्सेंशिया लड़ रहे हैं। आजम खां जेल में है, लिहाजा एक सांत्वना का वोट जो होता है, एक जो सिंपैथी वेव होता है, वो आजम खां के साथ होगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा समाज शास्त्र का प्रश्न है कि अगर एक तरफ मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है, जो टर्नआउट से साफ दिखाई दे रहा है कि शहरों में कम है टर्नआउट, यहां के साहिबाबाद में गाजियाबाद के 46% वोट पड़े और वहीं कैराना में बहुत ज्यादा पड़े, 70% से ज्यादा पड़े। तो ये वजह क्या है? मुस्लिम टर्नआउट अगर हो रहा है ज्यादा, तो काउंटर पोलराइजेशन जो होता है वो हिंदुओं का नहीं हो पाया, और यही इस पूरे बीजेपी के फॉर्मेट की कमी है कि अगर आप एग्रेसिव हिंदुत्व करेंगे 5 साल, तो ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वो कास्ट ग्रुप्स में चले जाएंगे। हिंदू लाइक नहीं करता है एग्रेसिव हिंदुत्व, कभी भी हिंदुओं के जनमानस में नहीं रहा है, और ये इस रिलीजन का भी खास बात है कि एग्रेशन इसमें होता ही नहीं है। इसलिए जो बीजेपी को सीख लेनी है, अगर यहां पे ये नुकसान होता है। और दूसरा देखिएगा, 17% दलित है, वोट मिलते हैं 22%, इसका मतलब 4% किसी और सोशल सेगमेंट का मिला। वो इनको इस बार नहीं मिलेगा मायावती को, क्योंकि एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाई। नतीजा ये होगा कि 17% दलित वोट तो आपको मिलेंगे इंटैक्ट, लेकिन आप विनेबिलिटी क्रॉस नहीं करेंगी, और जो बाकी 4% पिछली बार मिले थे वो आपके कहीं और जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप कह रहे हैं। आपने मेरे सवाल के जवाब में कई सारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें कर दी। इस पर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त अनुराग दीक्षित भी मौजूद है। लगातार आप अनुराग को स्टूडियो में देखते हैं और लगातार जनता के एजेंडे के लिए वो फील्ड में मौजूद हैं, और उनका कार्यक्रम आप 7 बजे भी देखेंगे। अनुराग, जरा ये बताइए कि आप संभल में मौजूद है, पिछली बार 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी। इस बार का समीकरण वहां क्या कहता है? ज्योति, 5 बजे तक का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 57% वोट डाले जा चुके हैं। पिछली बार कुल जो वोटिंग परसेंटेज था वो 68% था। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी वोट का प्रतिशत 57 से बढ़कर 68% के आसपास हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि अमूमन ये माना जाता है कि मुसलमान का बड़ा तबका उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराती है। लेकिन संभल से लेकर रामपुर तक, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी निशांत कर रहे थे, वहां पर स्थितियां थोड़ी इस बार अलग नजर आ रही हैं। संभल में पिछली बार अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके बीच में 18,000 वोट का मार्जिन था। संभल शहर की सीट से बसपा के जो प्रत्याशी हैं संभल में भी और रामपुर में भी वो काफ़ी मजबूत हैं। तो मुस्लिम वोटर एक मुश्त उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहा है जो बीजेपी को हरा रही है। ये हो सकता है कि ऐसा चुनावी मिथक हो जो शायद इस बार गलत साबित हो, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि बीएसपी, अजदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस की पार्टी से लगातार बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, और अगर ऐसा सफल होता है उनकी रणनीति के लिहाज से तो इसका बड़ा खामियाजा सपा को भुगतना पड़ सकता है। 11 विधायक, सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक हैं इस पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर दलित विधायक हैं। जिस बीएसपी फैक्टर का जिक्र अभी यहाँ पर तमाम सहयोगी कर रहे थे उसको समझना बेहद जरूरी नजर आता है। और बीजेपी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो अब तक मतदाताओं के जहन में है वो है बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और राष्ट्रवाद का मुद्दा। जी हाँ, ये बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये 2 मुद्दे जरूर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए हमेशा से दिखाई दिए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे उत्तराखंड की, उत्तराखंड और गोवा की, जहां पर 6 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी